बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्चर के बारे में कि फ्रैक्चर किसे कहते हैं, इसके टाइप्स क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है और इसके जो है तो इसको हम डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे इमोबिलाइजेशन के बारे में कि पोस्ट ट्रॉमेटिक इमोबिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्चर से। फ्रैक्चर जिस तरह आप सबको मालूम भी होगा कि जब एक बोन हमारे पास जो बोन होता है उसमें जब डिसकंटिन्यूटी आती है या उसमें वो बोन जो है तो वो टूट जाता है, अगर उसमें थिन क्रैक आ जाए या वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाए तो उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। और फ्रैक्चर जो है तो वो मोस्टली हमारे पास फ्रैक्चर मोस्टली ऑकर्स व्हेन अ बोन इज इम्पैक्टेड बाय मोर फोर्स और प्रेशर देन इट कैन सपोर्ट, यानी कि जितनी एक बोन की कैपेसिटी है प्रेशर को बर्दाश्त करने की या किसी फोर्स को बर्दाश्त करने की, तो जब वो उसके मतलब उस हद से ज़्यादा उस पर वो फोर्स या प्रेशर आ जाए तो उसके नतीजे में फ्रैक्चर जो है तो हमारे पास होता है, यानी कि बोन टूटता है। और फ्रैक्चर जो है तो ये किसी तरीके से भी हो सकता है, क्रॉस वाइज भी हो सकता है, लेंथ वाइज भी हो सकता है और सेवरल मतलब कई जगहों पे भी एक बोन जो है तो वो इनटू मैनी पीसेस ये हमारे पास डिवाइड हो सकता है। तो बात करते हैं सिम्टम्स की कि फ्रैक्चर की सिम्टम्स क्या है हमारे पास। तो स्नैप और ग्राइंडिंग साउंड व्हेन द इंजरी ऑकर, यानी कि जब भी आपको इंजरी हो जाए तो ये एक सिम्टम है फ्रैक्चर होने का कि आपको एक ग्राइंडिंग साउंड जो है तो वो आपको सुनाई देगी। इसके अलावा जिस जगह पे आपको मतलब इंजरी हो जाए तो वहाँ पे आपको स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, ब्रूजिंग हो सकती है। और इसके अलावा इसका जो एक मेन हमारे पास सिम्टम है वो ये है कि डिफिकल्टी इन सपोर्टिंग वेट विद द इंजर्ड एरिया, यानी कि जब आप उस एरिया पे वेट उठाते हैं तो आप फिर अगर फ्रैक्चर आपको हो जाए तो फिर आप मतलब वेट नहीं उठा सकते उस पे। और विजिबल डिफॉर्मिटी इन द इंजर्ड एरिया, तो ये हमारे पास कुछ साइन एंड सिम्टम्स है फ्रैक्चर के। इसके बाद यहाँ पे हमने कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स जो है तो वो उनके नाम हमने लिखे हैं कि सिंगल फ्रैक्चर हो सकता है हमारे पास, यानी कि बोन एक जगह से मतलब फ्रैक्चर हो जाए तो सिंगल फ्रैक्चर हो सकता है, सेगमेंटल फ्रैक्चर हो सकता है, डिस्प्लेस फ्रैक्चर है, नॉन डिस्प्लेस है, कंप्रेशन की वजह से मतलब हमारे पास जो फ्रैक्चर होता है, और कम्युनिटेड फ्रैक्चर। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स है फ्रैक्चर की। तो ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ट्रांसवर्सली हमारे पास अगर बोन फ्रैक्चर होता है तो वो इस तरह से होता है। और दूसरे नंबर पे आपको स्ट्रेस की वजह से अगर इसके ऊपर से मतलब प्रॉक्सिमली या डिस्टली मतलब इस पे इस तरह का प्रेशर या कोई फोर्स इस तरह आ जाए तो स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है तो वो इस तरह का होता है। और ओब्लीक डिस्प्लेस्ड हमारे पास इस तरह का होता है। ग्रीन स्टिक में जो है तो आपको नजर आ रहा है कि ये साइड से फ्रैक्चर हो चुका है और टेढ़ा भी हो चुका है ये। इसके अलावा ये जो काफी सारे पीसेस में डिवाइड हुआ है तो इसको कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं। तो ये कुछ टाइप्स है हमारे पास फ्रैक्चर की। इसके बाद हम बात करते हैं काजेस की कि किस वजह से बोन जो है तो वो फ्रैक्चर हो सकता है। तो उसकी काफ़ी सारी काजेस हो सकती है, मतलब फॉल की वजह से अगर आप गिर जाए तो उसकी वजह से आपका बोन फ्रैक्चर हो सकता है। डायरेक्ट स्ट्राइक टू योर बॉडी, मतलब कोई चीज़ आके आपको हिट कर दे तो उसकी वजह से भी आपका बोन जो है तो वो फ्रैक्चर हो सकता है। ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से आपका बोन फ्रैक्चर हो सकता है, और गन शूट मतलब कि अगर आपको फायर आर्म इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी आपका बोन फ्रैक्चर हो सकता है, या अगर आप गेम खेल रहे स्पोर्ट्स में आप गिर गए तो उसकी वजह से भी आपका बोन जो है तो वो फ्रैक्चर हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स हमारे पास क्या है फ्रैक्चर्स के, तो अगर मतलब आपकी एज ज़्यादा है, जो लोग बूढ़े लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं फ्रैक्चर में, मतलब उनके वो ये एक रिस्क फैक्टर है ज़्यादा एज का होना, क्योंकि उनके जो बोन्स हैं वो ऑलरेडी वीक हो चुके होते हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपको फ्रैक्चर मतलब जल्दी हो सकता है, या मतलब थोड़ा फ्रैक्चर मतलब थोड़ा सा आपको कोई हिट लग जाए कुछ भी हो जाए तो मतलब आप मोर प्रोन है टूवर्ड्स द फ्रैक्चर अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। इसके अलावा इंटेस्टिनल डिसऑर्डर या एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो है तो ये भी फ्रैक्चर के रिस्क फैक्टर में आते हैं हमारे पास। इसके अलावा अगर आपने कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया है तो
फिर जब आपको मतलब छोटी सी भी मतलब आपको इंजरी होती है तो वो आपको मतलब ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप फिज़िकली इनएक्टिव रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपको मतलब फ्रैक्चर हो सकता है, या अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल मतलब आप लेते हैं तो उसकी वजह से ये भी हमारे पास एक रिस्क फैक्टर्स है फ्रैक्चर की। इसके बाद अगर हम बात करें कि फ्रैक्चर को हम डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं, तो मेनली जो है तो फ्रैक्चर को हम एक्सरेज के थ्रू डायग्नोस करते हैं। और अगर मतलब इसके साथ अगर कोई नर्व वगैरह वो चीज़ें हमने देखनी हो, अगर कॉम्प्लिकेटेड किस्म का फ्रैक्चर हो तो फिर हम एमआरआई और सीटी स्कैन भी उसके लिए कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें कि इफ़ यू आर diagnosed with a fracture, so the treatment plan depend on its type and location। अगर आपको फ्रैक्चर हो जाए तो ये डिपेंड करता है कि मतलब आपको कहाँ पे आपको आपका बोन फ्रैक्चर हुआ है तो और किस टाइप का फ्रैक्चर हुआ है, तो उसके मुताबिक फिर आपको जो है तो डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट दे सकता है। और इन जनरल जो है तो डॉक्टर यही कर सकता है कि आपके जो ब्रोकन बोन है अगर वो काफ़ी पीसेस में डिवाइड हुआ है तो उन पीसेस को वापस प्रॉपर पोजीशन में ला के उसको स्टेबलाइज करके और इसको मतलब इमोबिलाइज करके हीलिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि ये जो है तो इमोबिलाइज हो जाए। उसकी वजह इमोबिलाइजेशन की वजह से हीलिंग जो है तो वो अच्छी तरीके से होगी। इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप pieces of broken bone immobile until they are mended. During the healing process, new bone form around the edges of the broken bone. If they are properly aligned and stabilized, the new bone will eventually contact the pieces. जिस तरह मैंने आपको बताया कि इमोबिलाइज करते हैं बोन को, पीसेस को वापस प्रॉपर पोजीशन में लेके आते हैं और उसको इमोबिलाइज करके छोड़ दिया जाता है। उसके साथ मतलब उसके जो साइड्स है वहाँ पे न्यू बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और आपका बोन जो फ्रैक्चर जो है तो वो ठीक हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब अगर हम बात करें इमोबिलाइजेशन की कि इमोबिलाइजेशन क्या है, तो इमोबिलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग अ जॉइंट और बोन इन place with a splint, cast or brace. This is done to prevent an injured area from moving while it heals। immobilization जो है तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसको इमोबिलाइज करते हैं, यानी कि उस पर कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं करते और उसको किसी भी स्प्लिंट के ज़रिए, कैस्ट के ज़रिए या ब्रेस लगा के उस पर उसको इमोबिलाइज करते हैं। और ये इसलिए किया जाता है ताकि बोन जो है वो सही तरीके से उसकी हीलिंग हो सके। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इमोबिलाइजेशन के हमारे पास टाइप्स है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि स्लिंग इसने लगाया हुआ है, इसको स्लिंग कहते हैं और ये सिंपल स्लिंग है। इसके बाद ये जो दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है स्लिंग एंड स्वेरी, तो इसमें इसका जो हाथ है उसको मतलब इसके जो ट्रंक है उसके साथ मुकम्मल इसको बांधा हुआ है। इसके अलावा फिंगर स्प्लिंट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल होती है। डायनामिक फिंगर स्प्लिंट आप देख सकते हैं, अल्नर स्प्लिंट आप देख सकते हैं, पोस्टीरियर एंकल स्प्लिंट है, थंब स्प्लिंट है, यहाँ पे रेडियल स्प्लिंट है। तो ये सारे जो है तो इमोबिलाइजेशन के टेक्निक्स है हमारे पास और डिफरेंट डिवाइसेस यूज होती है इमोबिलाइजेशन के लिए। Immobilization also helps the bone fragments fuse together by keeping them in correct position। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया वही बात है कि immobilization जो है तो वो बोन्स को एक जगह पे मतलब फ्यूज रखता है और उसकी करेक्ट पोजीशन में उसकी हीलिंग होती है, तो फ्रैक्चर जो है तो वो सही हो जाता है। Your doctor may recommend wearing an immobilization device such as sling, splint or cast for a few weeks or longer depending on the location and severity। यही बात है कि इमोबिलाइजेशन डिवाइस अगर आपको रिकमेंड करते हैं डॉक्टर तो वो डिपेंड करता है आपके फ्रैक्चर की लोकेशन पे कि आपको लोकेशन कहाँ पे हुआ, फ्रैक्चर कहाँ पे हुआ है और उसकी सिवेरिटी कितनी है। तो सिवेरिटी के मुताबिक जो है तो फिर आपका टाइम कम और ज़्यादा हो सकता है इमोबिलाइजेशन का। ये आप देख सकते हैं, ये भी डिफरेंट पिक्चर्स है। एक्सटर्नल फिक्सेशन ये आप देख सकते हैं, हमारे पास ये स्प्लिंट है यहाँ पे भी। तो ये सारे इमोबिलाइजेशन के कुछ पिक्चर्स हमने लगाए, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इमोबिलाइजेशन की नीड क्या है हमारे पास, तो द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटनिंग शुड नॉट वर्सन द इंजरी। यानी कि जब आप इसको इमोबिलाइज करते हैं, उसको एक स्ट्रेट पोजीशन में रखते हैं, तो ये
इंजरी को मज़ीद ख़राब होने से बचा सकता है। बेसिक रूल ऑफ स्प्लिंटिंग इज़ दैट द जॉइंट अबव। तो हम बात कर रहे थे कि बेसिक रूल जो है स्प्लिंटिंग का वो ये है कि अगर आपको किसी भी बोन में आपको फ्रैक्चर हो जाए तो उस बोन का जो ऊपर वाला जॉइंट है और उस बोन से जो नीचे वाला जॉइंट है उन दोनों को इमोबिलाइज किया जाता है, इसलिए ताकि जो फ्रैक्चर साइट है हमारे पास उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और उसकी जो हीलिंग है वो सही तरीके से हो सके। So for example, if the lower leg is broken, the splint should immobilize both the ankle joint and the knee joint. अगर आपको लोअर लेग में आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो स्प्लिंट इस तरीके से लगाया जाएगा उसके ताकि वो जो है आपके एंकल जॉइंट और आपके नी जॉइंट जो है दोनों को वो इमोबिलाइज कर सके, ताकि उसकी जो फ्रैक्चर साइट है हमारे पास लोअर लेग में उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस वजह से इमोबिलाइजेशन जो है तो वो की जाती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो फ्रैक्चर और उसके टाइप्स के बारे में, और हमने साथ में इमोबिलाइजेशन के बारे में भी बात की। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।